हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द ब्यूटीफुल सा चैनल डी वाई क्लासेस बाय रंजीत सर। तो क्या हाल है प्यारे बच्चा लोग? मैं आया हूँ आपके लिए क्लास 10th के साइंस का लेक्चर नंबर 5 लेकर। तो दोस्तों, आई होप कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम साइंस का लेक्चर नंबर 5। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप उस वीडियो को देखकर तभी इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने पाए। और यदि दोस्तों आपको वो वीडियो खोजने में परेशानी हो रही है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस वीडियो को थोड़े समय के देख कर स्किप कर देंगे तो आपको इस वीडियो में क्या होने वाला है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, और मैंने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए किसी भी गोली दर्पण, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल, यदि हम उससे प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। मैंने 4 रूल्स बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि यदि उसमें से केवल 2 रूल्स से यदि आप फॉलो करोगे तो भी प्रतिबिंब आराम से बन जाएगा। वो सब क्या थे दोस्तों? तो मैंने पहला में बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ होता है हमारा ध्रुव, यहाँ होता है वक्रता केंद्र, और मैंने बोला था यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, दैट इज। उसके बाद दोस्तों, दूसरा मैंने बताया था जस्ट इसी का उल्टा, कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दोस्तों, तीसरा रूल्स मैंने बताया था, यदि कोई प्रकाश की किरण, अभी केवल मैं अवतल की बात कर रहा हूँ, उत्तल में जाती प्रतीत होती है दोस्तों, जितना भी इसमें रियल में हो रहा है ना, वहाँ आभासी मतलब जाती प्रतीत होगा, मतलब आपको इमेजिनेशन की तरह होगा, जैसे आपको डॉटेड लाइन मिलेगी। यहाँ तो परमानेंट मिल रहा है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ध्रुव है, यहाँ पे F है, मान लेते हैं यहाँ पे C है। अब क्या है कि यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण भेजी जाए तो ये भी क्या होता है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है दोस्तों। उसके बाद मैंने चौथा रूल्स आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, यानी कोई प्रकाश किरण आए और इस ध्रुव पे यहाँ पे टकराए, तो आप देखोगे जितने कोण से टकराई है उतने ही कोण से मुख्य अक्ष की दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यदि इनमें से किन्हीं 2 रूल्स, यदि कोई भी 2 रूल्स फॉलो करके आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं प्रतिबिंब के निर्माण में, और इन सब 4 रूल्स को आप अच्छे से उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया है। तो चलिए, हमारा पहला है, मतलब सबसे पहले हम तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। चलिए, तो अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारा दोस्तों कि जब बिंब या वस्तु आप बोल सकते हैं, इसको बिंब को ही वस्तु बोला जाता है एनसीईआरटी में, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों, स्थित हो। हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इमेज कहाँ बनेगा। हमें यहाँ पे इमेज की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि मेरी बातें आपको ना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लिया कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि एक लिया मैंने अवतल दर्पण, ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, और ये हुआ हमारा मुख्य अक्ष, और यहाँ होता है हमारा ध्रुव, यहाँ होता है हमारा C। अभी F डिसाइड कर लेंगे जब समांतर भेजेंगे। तो क्या होता है, अनंत से मतलब अनंत की चीज़ें तो हमें पता नहीं होती कहाँ तक मतलब होती हैं, तो हम एक डॉटेड लाइन लाकर कुछ दूरी पर आते हैं तो परमानेंट लाइन खींच लेते हैं, फिर यहाँ पे भेजते हैं प्रकाश की किरण। अब देखिए दोस्तों, ये आ रही है समांतर, और हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये यहाँ और ये इधर। चलिए,
दोस्तों एरो का निशान आप ध्यान से देखिएगा कि तीर कहाँ कहाँ लग रहा है, यानी यहाँ आ रही थी, ये टकराई, इधर आने लगी, तो जिस पॉइंट पे कट की है मुख्य फोकस पे वही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। और मैंने बताया था अब क्या बताना है आपको, 3 चीज़ें बताना है इसके बारे में, जो इमेज बना है उसके बारे में 3 चीज़ें, स्थिति, आकार, प्रकृति। स्थिति, आकार, प्रकृति यदि आप बता लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बनता है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए, जिससे आप आसानी से कर सकते हो। तो हमारा स्थिति क्या है आप देख कर बताइए दोस्तों कि इमेज कहाँ पर, ये दोनों किरणें कहाँ पर काटी हैं, तो ये मुख्य फोकस पर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। अब बात आती है दोस्तों का आकार कैसा है, तो आप लिख सकते हैं बिंदु आकार, बिंदु आकार। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं अत्यंत सूक्ष्म, ये भी लिख सकते हैं, अगर अत्यंत सूक्ष्म नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और प्रकृति क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि दर्पण के सामने कोई इमेज बन जाए, दर्पण के मतलब आगे ही बन रहा है, पीछे ना बनने पाए, तो हमारा वास्तविक और उल्टा ही होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि हमें वास्तविक एवं उल्टा तभी बताना है जब दर्पण के सामने हो और दर्पण के बाहर रहे। ये नहीं कि दर्पण पर ठीक दर्पण पर बने, ऐसा तो कभी कंडीशन आएगा नहीं, और दर्पण के पीछे यदि बन गया तो आभासी बनने वाला है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चलता हूँ अपने दूसरी स्थिति पर। आई रिपीट दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से देख सकते हैं कि पहला कंडीशन हमारा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो हमें एक इमेज वो दर्पण बनाना है इस प्रकार से। उसके बाद हमें समांतर किरणें भेजना है और फर्स्ट रूल लगाना है कि जैसे ही प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं तो फोकस से होकर चली जाएंगी। आप देख सकते हैं कट किया है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रतिबिंब क्या है। वस्तु से निकलने वाली 2 या 2 से अधिक किरणें जब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं। अब मिलती हैं तो अवतल दर्पण की बात हो रही थी, और मिलती प्रतीत होती थी तो उत्तल दर्पण की बात होती थी। तो आपको जब इतना कर लेंगे, फिगर बना लेंगे, तो इसी को देखकर आपको 3 चीज़ें बताना है इमेज के बारे में। पहला क्या है दोस्तों कि स्थिति बता देना है कि कहाँ बना है, तो आपने बताया मुख्य फोकस पर। आकार कैसा बना है, कितना छोटा बना है, कितना बड़ा बना है, तो आपने देखा कि बिंदु आकार, लगभग बिंदु आकार का, अत्यंत सूक्ष्म बना है। उसके बाद प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं ले चलता हूं आपको दूसरे कंडीशन पर इसके। तो चलिए दोस्तों अब हमारा दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत व सी के बीच स्थित हो। अभी तक हम लोगों ने किया था कि वस्तु अनंत पर हो तब कहाँ बनेगा। अब हमारा फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बनाया अवतल दर्पण। आप स्केल का यूज कीजिएगा ताकि आपकी लाइन जो है सीधी बने दोस्तों। आप देख सकते हैं इस मुख्य अक्ष से बाहर ही क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, इसका C है और यहाँ पे P है। दोस्तों मुख्य फोकस मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जैसे ही समांतर किरणें हम भेजेंगे तो क्या होगा कि वो तुरंत डिसाइड कर लेगा कि अगर परावर्तित हुई है तो उसको मुख्य फोकस से होकर जाना ही होगा, पहला रूल्स कहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक वस्तु रख लिया और इस वस्तु से प्रकाश की किरणें भेज दिया। आप समझ सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि जब भी हमें चाहिए किसी भी वस्तु से 2 या 2 मैक्सिमम 2 किरणें चाहिए, कम से कम 2 किरणें हमें आवश्यक होंगी ताकि हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सके। तो एक तो यहाँ समांतर आई तो कहाँ से चली गई, मुख्य फोकस से। अब दूसरा रूल्स हमारा क्या कहता है दोस्तों, तीसरा रूल्स था कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना है, C और F के बीच बना है, वो भी उल्टा बना है, छोटा बना है। तो चलिए हमारा फिर से वही पुराना काम, स्थिति, आकार, प्रकृति, स्थिति, आकार, प्रकृति। आप देख सकते हैं स्थिति कहाँ बना है, आप आसानी से देखकर बता सकते हैं, C व F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना है। आकार हमारा क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और दोस्तों हमारा प्रकृति आप देख सकते हैं दर्पण के बाहर ही, मतलब आगे ही बन गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक, और साफ साफ देखने से लग रहा है कि कैसा बना है, एवं उल्टा।
दोस्तों ऐसे ही आगे के जितने भी कंडीशन आने वाले हैं सब में हमें स्थिति, आकार और प्रकृति ही बताना है और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, यदि आप इसको अच्छे से कर पाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ इसके थर्ड कंडीशन पे। तो चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड कंडीशन पे। तो क्या है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अनंत पर रखा था तो फोकस पे प्राप्त किया, अनंत और सी के बीच रखा तो सी और एफ के बीच प्राप्त किया। अब हम चलने वाले हैं थर्ड कंडीशन कि जब वस्तु सी पर हो, सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, वस्तु को ही एनसीईआरटी में बिंब बोला जाता है, तो घबराइएगा नहीं, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण लेंगे, उसके बाद बनाएंगे मुख्य अक्ष, वही पुराना काम। उसके बाद यहाँ है हमारा सी, मान लेते हैं यहाँ पे सी। उसके बाद इसी पर हम रखेंगे वस्तु, यहाँ से चली वस्तु, समांतर जा रही प्रकाश की किरण तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, अपना पुराना काम, फर्स्ट रूल कहता है। अब दोस्तों दूसरा रूल, अब तो प्रकाश की किरण हम कहाँ से भेज सकते हैं, तो एक प्रकाश की किरण हम भेज सकते हैं मुख्य फोकस से। तो जब हम मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें भेजेंगे तो इधर से गई। अब हमें पता है कि यदि मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें भेजी जाती हैं तो समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप सही से बनाइएगा, ये जस्ट इसके नीचे ही आएगा। थोड़ा सा हम इमेज बनाने में गलत कर दिए हैं, तो आप अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको आपका जो मतलब दोनों किरणें हैं वो ठीक वक्रता केंद्र पर ही काटे। यहाँ पे हुआ हमारा सी, ये है हमारा, चलिए एफ को अभी हम नहीं डिसाइड करते हैं, ये हुआ हमारा वस्तु, यहाँ से चली प्रकाश की किरण और जा रही है कहाँ से, एफ से, ये हुआ एफ। अब यहाँ से जो दूसरा किरण है फिर से यही मुख्य फोकस से भेजेंगे और उसके बाद दोस्तों भेज देंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ भी काटी है वो जस्ट, आप अच्छे से बनाइएगा, स्केल का यूज करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो देख सकते हैं कि ये हुआ, यहाँ से मुख्य फोकस से जैसे ही गई मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो हमारा वही काम स्थिति, आकार, प्रकृति, स्थिति, आकार, प्रकृति। स्थिति में कहाँ बताएंगे आप लोग, देख सकते हैं ये जस्ट सी के नीचे बना है, तो आप लिखेंगे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर। दूसरी बात, आकार कैसा बना है दोस्तों, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। और उसके बाद हमारा वही थर्ड काम, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। दोस्तों यदि आपको ये इमेज नहीं समझ में आया है तो वेट कीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ इसको। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा बना के समझा देता हूँ आपको। ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि यदि उस फिगर में आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ हुआ हमारा सी, वक्रता केंद्र, इसी पर हम रखें वस्तु। ध्यान रहे कि वस्तु को आप जितना छोटा रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही बढ़िया बनेगा आपका। तो यहाँ से हम समांतर भेजे हैं, तो यहाँ से चली गई प्रकाश की किरण, फोकस होकर यहाँ मैंने फोकस लिख लिया, और उसके बाद दूसरा किरण हम लोग फोकस से भेज रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि प्रकाश की किरण यहीं गई है तो दोनों यहीं काट दिए हैं तो फोकस पर ही क्यों नहीं बना। मैंने आपको बताया था जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलेंगी तब यहाँ तो परावर्तित हुई है, लेकिन ये वाली ये भी परावर्तित नहीं हुई, यहाँ से चली हुई है। तो यहाँ से हम ले गए और जैसे ही टकराई है अब भेजते हैं समांतर। यहाँ से टकराई है तो दूसरा रूल्स लग गया, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो समांतर भेजिएगा स्केल का यूज करते हुए। तो यहाँ हो गया, और देख सकते हैं जो काटा है पॉइंट ये जस्ट इसी के नीचे बना है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ देख लीजिए, स्थिति कहाँ हुई है, वक्रता केंद्र पर ही। आकार कैसा है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा इमेज है। प्रकृति कैसा है दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको दोस्तों, एक थर्ड कंडीशन था, थर्ड कंडीशन है। अब मैं ले चलता हूँ आपको चौथे कंडीशन पर। तो चौथा कंडीशन अब हमारा है, आप देख सकते हैं पहले अनंत पर रखा गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले अनंत पर, फिर अनंत और सी के बीच,
तीसरे वाले में हम लोग C पर ही रख लिए। अब हम रखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C व F के बीच हो। इसका मतलब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हम जैसे जैसे वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं, इमेज है वैसे वैसे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए ये हुआ हमारा अवतल दर्पण। उसके बाद हम ये बना लिए अपना मुख्य अक्ष, यहाँ होता है हमारा ध्रुव, यहाँ होता है हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ होता है चलिए F। उसके बाद हमने क्या कहा, जब वस्तु वक्रता केंद्र व F के बीच हो तो हमने यहाँ रख लिया वस्तु को और भेज दिया एक समांतर प्रकाश की किरण। जैसे ही हम लोगों ने एक समांतर प्रकाश की किरण भेजा, फर्स्ट रूल कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। और हमारा जस्ट दूसरा रूल यही कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमारा सेकेंड रूल लगाकर हम ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण काटी कहाँ है, एक दूसरे को यहाँ पे काटी है। तो आप देख सकते हैं स्थिति आकार प्रकृति में ये हुआ हमारा स्थिति आकार प्रकृति। स्थिति हम आप देखकर बता सकते हैं कहाँ पे है, यहाँ होता है अनंत। तो आप देख सकते हैं स्थिति कहाँ है, अनंत व C के बीच। और उसके बाद दोस्तों आकार कैसा है, आप देख सकते हैं वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इससे थोड़ा सा बड़ा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वस्तु से बड़ा। और हमारा वही पुराना काम कि दर्पण के सामने बना है, अंदर नहीं बना है, और देख सकते हैं उल्टा बना है। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। दोस्तों यदि आपको वास्तविक पहचानना है तो आप यही देख लीजिए कि क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में काटी हैं, अन्यथा नहीं। वास्तव में काटी हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। आपको ये फिगर मैं फिर से बना देता हूँ, क्योंकि बनाने में यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। दोस्तों मैं एक ही फिगर 2 बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहने पाए। वीडियो भले लंबा चला जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, ये C है, ये हुआ हमारा F। हमने कहा कि C और F के बीच वस्तु को रखना है। यहाँ से हम भेजेंगे प्रकाश की किरण समांतर प्रकाश की किरणें जैसे ही आप भेजोगे दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसे मुख्य फोकस में हर हाल में जाना है। उसके बाद जब मुख्य फोकस से भेजेंगे तो प्रकाश की किरण समांतर हो जाती है। थोड़ा समांतर सीधी भेजिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कट कर देगा। और यहाँ मैंने इसका स्थिति आकार प्रकृति लिख लिया है। स्थिति अनंत यहाँ पे है दोस्तों, अनंत मुख्य से बाहर ही होगा। तो क्या होगा, अनंत व C के बीच वस्तु से बड़ा। हमारा बिंब, आप बिंब वस्तु का नाम रख सकते हैं AB, जहाँ जहाँ भी आया हुआ है AB आप रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ A' B', कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए वस्तु से बड़ा और वास्तविक एवं उल्टा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं चलता हूँ आपको 5वें कंडीशन पर लेकर, उसके बाद धीरे धीरे हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण खत्म होने वाला है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने 5वें कंडीशन पे। 5वां कंडीशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। मैं दोस्तों नंबरिंग करने में थोड़ा सा भूल जा रहा था, तो आप नंबरिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं मिटा नहीं रहा था। तो देख सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और C के बीच था तो हम लोगों ने उसका कंडीशन पढ़ लिया। अब चलते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो। इसका मतलब दोस्तों अब धीरे धीरे हम मुख्य फोकस पर आ गए हैं और एक कंडीशन और बचा है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। इसलिए मैं बोल रहा था दोस्तों, यदि आप मेरा वीडियो सीरियल से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब ये ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र किस चिड़िया का नाम है, यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा। यदि आप पिछला वीडियो देख के आए होंगे तो आप आसानी से और अच्छे से जान रहे होंगे कि ये मुख्य फोकस क्या है, वस्तु क्या है, इमेज का नाम किसका नाम है, सब पता हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बनाया मैंने अवतल दर्पण। ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, यहाँ हुआ हमारा मुख्य अक्ष। अब इसके भी बारे में मैंने बताया है, मुख्य अक्ष क्या है, ये ध्रुव क्या है, ये भी बात मैंने पिछले वीडियो में बताया है अपने। ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र। एक एक टॉपिक के बारे में मैंने डिटेल चर्चा किया है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखकर तभी इस वीडियो को देखिएगा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है F, यहाँ पे हम मुख्य फोकस पर ही वस्तु को रख दिए। तो अब कहेंगे सर जी एक प्रकाश की किरण तो आप भेज दिए समांतर, चलिए तो मुख्य फोकस से चली गई, अब दूसरा कहाँ से भेजेंगे? तो दोस्तों चौथा जो रूल्स था हमारा उसको ध्यान दीजिए। मैंने कहा था यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह मतलब कि मुख्य अक्ष के दूसरी ओर उतने ही जितने कोण से वो आपतित हुई थी उतने ही कोण से परावर्तित भी हो जाएगी। सॉरी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा मैंने काट दिया इसको, आप ध्यान से देखिएगा। ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, ये हुआ हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हुआ हमारा P और यहाँ पे हुआ हमारा F, ये हुआ हमारा C। सॉरी दोस्तों मैंने वो फिगर गलत बना दिया था। पहला रूल्स क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से जाएगी, ये बात सत्य है। और दूसरा जो जाएगी ध्रुव से वो भी बात सत्य है, लेकिन कहीं काटेगी नहीं, ये एक दूसरे के समांतर ही जाती रहेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। जिस वजह से दोस्तों हमारी जो स्थिति आकार प्रकृति आती है, स्थिति आकार प्रकृति, तो स्थिति तो हम क्या बोल सकते हैं, जब कहीं नहीं मिल रही है इसका मतलब कहीं तो अंत होगा, मान लेते हैं अनंत। तो मान लेते हैं नहीं दोस्तों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि कहीं भी जाकर मिलेंगे ही नहीं, तो अनंत पर ही जाकर कहीं मिलने वाली है, तो आप बोल सकते हैं अनंत पर। स्थिति कहाँ है? अनंत पर। आकार कैसा है? अब अनंत की चीज़ें क्या होती हैं? अब सूर्य की बात मैं करूं, सूर्य बहुत दूर है तो उसकी आकृति कितनी होगी? बहुत बड़ी होगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप बोल सकते हैं वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और दोस्तों प्रकृति क्या होगा? वही रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आप वहाँ मैंने थोड़ा सा इसके पहले जो यहाँ कट कर दिया था आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैंने इस समय बनाया है एकदम 100% सही आकृति है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा ये भी ख़त्म हो गया। लास्ट कंडीशन आ गया है जिसको पढ़ने के बाद हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा है छठवां कंडीशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जैसे ही मैं बोर्ड से हटूं। तो दोस्तों हमारा छठवां कंडीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस यानी F व ध्रुव क्या है दोस्तों? P के बीच हो। लास्ट कंडीशन है दोस्तों, यदि आप इन सभी 6 कंडीशन को याद रखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये हुआ हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का सही से बनाइएगा, एक चांदा का यूज करेंगे दोस्तों तो और अच्छे से आप कर पाओगे। तो ये हुआ हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हुआ हमारा ध्रुव P और ये हुआ हमारा F, ये हुआ हमारा C। इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो अब क्या करना है? F व ध्रुव P के बीच यानी ध्रुव के और फोकस के बीच में आपको वस्तु को रख देना है कहीं। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण भेजेंगे तो कहाँ जाएगी दोस्तों? समांतर जा रही है तो किधर से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों कि ध्रुव से जब आपतित करेंगे तो जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं बढ़ती चली जा रही हैं, यानी ये तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इन दोनों को पीछे ले जाते हैं डॉटेड रूप से मिलाते हुए। जब इन दोनों को उसी दिशा में पीछे ले जाते हैं तो पीछे एक बिंदु पर काट देती हैं एक दूसरे को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइनें कहाँ गई हैं? डॉटेड रूप से गई हैं, इसलिए और दर्पण के पीछे भी बन रहा है। तो ये हुआ हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो एक कंडीशन में दोस्तों बदल गया हमारा कि लास्ट में जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था अब आभासी बनने वाला है। तो इसकी स्थिति क्या होगी दोस्तों? इसकी स्थिति होगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और दूसरे आकार कैसा होगा दोस्तों? वस्तु से बड़ा, साफ साफ दिख रहा है, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति आभासी। क्यों आभासी? क्योंकि दर्पण के पीछे बन गया। और आभासी यानी आभासी में लास्ट वर्ड देखिए क्या है? सी। इसका मतलब एवं सीधा बनेगा। अभी तक दोस्तों वास्तविक बन रहा था और उल्टा था,
लेकिन जैसे ही आभासी बना, लास्ट में इसका सी आ रहा है, इसका मतलब सीधा बनने वाला है। तो अब हमारी अवतल दर्पण से 6 कंडीशन खत्म हो गए। अभी तक आपने देखा, चाहे जहाँ भी हम वस्तु को रख रहे हैं उसमें केवल और केवल प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज़ें बताना है। स्थिति यानी वो बना कहाँ है, आकार कितना बड़ा बना है, प्रकृति कैसी बनी है, मतलब आभासी है कि वास्तविक है। तो आपने 5 कंडीशन देखा जिसमें वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था। यही छठा कंडीशन है दोस्तों जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अवतल दर्पण के यूज़ कहाँ कहाँ हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं ले चलता हूँ आपको इसके यूज़ के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा लेक्चर होने वाला है कि हम ये जान सके कि जो अभी अभी हम लोगों ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया है, अब उनका यूजेस क्या है, अवतल दर्पण का हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं क्या है हमारा अवतल दर्पण को हम पढ़ते हैं साइंस में। अब इसका कहाँ उपयोग होने वाला है, अब मैं आपको ये बताने जाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप्त। अग्रदीप्त का मतलब जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बाइक सभी लोग चलाते हो तो उसमें हेडलाइट का नाम जानते होंगे। हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि सर ये किरण पुंज क्या है, क्योंकि मैंने अपना पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया था किरण पुंज क्या है। मैंने बोला था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जिसे किरण कहते हैं, और इन्हीं किरणों का यदि मैं समूह ले लूँ तो उन्हें बोला जाता है किरण पुंज। और यदि आप इससे ना फील कर पाओ, नहीं समझ पा रहे हैं किरण पुंज क्या है, तो जब भी आपके सामने कोई टॉर्च मारे तो आप अपनी आंखों को बंद करके हल्का सा खोलेंगे तो आपको असंख्य किरणें आपकी ओर आती हुई दिखाई देंगी। वही हमारा है किरण पुंज दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है दोस्तों। अब आपको मैं समझाता हूँ। आप देखते होंगे जब हेडलाइट होता है, अभी मत कहिएगा सर जी हेडलाइट में तो उत्तल दर्पण लगा होता है क्योंकि उसका आगे का मुंह उभरा होता है। दोस्तों कांच लगा होता है, वो शीशा लगा होता है आपको दिखाने के लिए ताकि वो सेफ्टी रहे। तो लेकिन उसके जब शीशा वो बाहर का शीशा आप निकाल लोगे तो उसके अंदर देखोगे इसी तरह आपको दबा हुआ तल मिलेगा, और उसके फोकस पे एक मतलब छोटा सा बल्ब दिखाई देगा आपको जहाँ से निकलती हैं। अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये मुख्य फोकस पर है तो मुख्य फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही निकलेंगी और दर्पण से टकराएंगी तो क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और यहाँ मैंने बोला है कि हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और ये जाकर आपको किसी एक जगह पर फोकस कर देगा तो आपको वहाँ की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। अब आपका जवाब होगा सर जी सर्च लाइट क्या है। तो सर्च लाइट ये होता है दोस्तों, जब बड़े बड़े मतलब कहीं जंगल उंगल में जाते हैं तो बड़ा सा लाइट लेकर चलते हैं उस, ताकि आपको वो खोज सके कि कहाँ क्या दिख रहा है, उसको बोला जाता है सर्च लाइट। और ये जो है टॉर्च, ये तो सामान्यतः सभी के लोगों के घर में पाया जाता है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण का यूजेस हमारे डेली लाइफ में कहाँ है। टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट। हेडलाइट कहाँ है, बाइक में और ट्रकों में, जो भी आगे बत्तियाँ जलती हैं ना, सब में जितने भी वाहन हैं उनकी बात किया है। अब दूसरा कह रहा है इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, और मैंने बता दिया दोस्तों, सेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है। मतलब अब आप बताइए, जो नाई बाल बनाता है, अभी यहाँ साधारण लोग तो नहीं रखते हैं, लेकिन जहाँ प्रोफेशनल मतलब कि नाई होते हैं जो अपने सैलून को खोले रहते हैं, वो सेविंग मिरर रखे रहते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि दर्पण इस प्रकार फिट किया जाता है कि दर्पण ले लेंगे और जब व्यक्ति को बैठाएंगे तो उस व्यक्ति का चेहरा उसके मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है ताकि उसका बढ़िया से साफ साफ प्रतिबिंब बन सके। तो आप देखेंगे सेविंग मशीन मिरर ऐसा होता है कि किसी भी मनुष्य के मतलब चेहरे पर छोटा से छोटा जहाँ भी बाल रहेगा दिखा देगा वो, जिस वजह से वो आसानी से उनका सेविंग हो जाता है। तो इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण। सेविंग मिरर का मतलब है दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में भी यूज किया जाता है। अब आपको तीसरा रूल्स क्या है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप अब मैं तो समझा ही दे रहा हूँ, आपको केवल एग्जाम में लिखना होगा कि अवतल दर्पण का कोई 2 उपयोग लिखिए, 2 या 3 लिखेगा। मैंने यहाँ 4 लिख दिया है, 4 में से आपको केवल 2 या 3 नहीं याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ किया गया है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं।
यही आप दांत के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको एक लेंस लिया रहेगा। जब लेंस क्या हो, उसमें दर्पण लगा रहता है, आप बोल देंगे सर जी लेंस बोल दिए, तो उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण रहता है। जैसे ही आपके दांतों के पास लाता है तो आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, जिस वजह से आपके छोटे छोटे दांतों में, मसूड़ों में क्या हुआ है वो पता लगा लेते हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा रूल्स। और चौथा रूल्स है दोस्तों, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अनंत से प्रकाश की किरण यदि आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस पर। यानी कहीं से भी आए अनंत से प्रकाश की किरण, उसको मुख्य फोकस पर केंद्रित करना ही करना होगा। तो क्या है, ध्यान से देखिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बड़ा सा अवतल दर्पण ले लेंगे, जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी सूर्य की, और वो वहाँ पे केंद्रित कर देगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपको उत्तल दर्पण पर। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। और दोस्तों अब नया टॉपिक है और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि अवतल दर्पण से हम लोगों ने 6 स्थितियां बनाया, उसके बाद उसका उपयोग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें करना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। और खुश होने की बात यह है दोस्तों कि इसमें 6 स्थितियां नहीं, केवल और केवल 2 स्थितियां हैं। केवल आपको 2 स्थितियां उत्तल दर्पण से याद करना है। तो जल्दी बताइए सर वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी अब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का चेहरा देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार होता है। बीच में हम जानते हैं ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, और इसी पे होता है हमारा P, ध्रुव जिसे आप बोलते हो। उसके बाद यहाँ होता है हमारा C। अब आप देख सकते हैं यहाँ है हमारा F। चलिए हम डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें अनंत से प्रकाश की किरणों को भेजना है। चलिए अनंत से भेज दिए, डॉटेड। उसके बाद कुछ दूरी आकर परमानेंट लाइन खींचते हैं, फिर अनंत से आ रही है, फिर परमानेंट लाइन खींचते हैं। अब जैसे ये प्रकाश की किरणें आई तो आप देख सकते हैं ये परावर्तित हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, ये परावर्तित हो गई। लेकिन यदि हम मिलाएं इन दोनों को, और दोस्तों ऐसा आप पढ़ चुके हैं जब मुख्य फोकस की परिभाषा दिया जा रहा था, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों सेम कंडीशन इसमें भी है। क्या बताना होगा हमें, स्थिति, आकार, प्रकृति। स्थिति, आकार, प्रकृति। तो स्थिति क्या होगा, देख सकते हैं साफ साफ बता रहा है, अनंत पर यदि वस्तु है भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं मुख्य फोकस पर उसे बनना है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। तो यह हुआ हमारा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। और हमारा दूसरा हुआ दोस्तों आकार की बात यदि हम करें तो क्या लगेंगे, अत्यंत सूक्ष्म, वही बिंदु आकार, अत्यंत सूक्ष्म, लगभग बिंदु आकार बोल सकते हैं, या बिंदु आकार ब्रैकेट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिंदु आकार का। अब हमारा है प्रकृति की बात करें तो आप देख सकते हैं ये दर्पण के सामने नहीं है। दर्पण के सामने का मतलब दोस्तों परावर्तक तल जिधर हो, आप देख सकते हैं परावर्तक तल इधर है, लेकिन जिधर पेंट किया हुआ है उधर बन गया है, मतलब दर्पण के अंदर। यानी ये होगा हमारा आभासी। और आभासी बना, आभासी यदि बना तो आप देख सकते हैं सी का मतलब सीधा, यानी आभासी एवं सीधा। आई होप आपको उत्तल दर्पण का फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया होगा। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब मैं ले चलता हूं आपको इसका दूसरे कंडीशन पे। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिटाता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं ज़्यादा लंबा ले जाना नहीं चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, अनंत व सी के बीच का मतलब दोस्तों पी के बीच हम बोल देते हैं, या पी का मतलब जिसका नाम है ध्रुव, ध्रुव के बीच कहीं भी हम रख दें, अनंत व ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित हो, बस सीधा बोल दे रहे हैं स्थित हो, स्थित हो। तो आप देख सकते हैं हमारा क्या है, ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण दोस्तों। अब हम ये ले गए मुख्य अक्ष, ये है हमारा P, और जानते हैं यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, मुख्य अक्ष से बाहर के होगा अनंत। तो आप यहाँ से एक प्रकाश वस्तु रखेंगे और प्रकाश की किरण को भेज देंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण भेज दिए, समांतर गई भाई साहब तो इधर हो जाएगी, और इधर जैसे ही गई दोस्तों ये परावर्तित हुई तो हम डॉटेड ले जाएंगे पीछे, और ये जाएगी मुख्य फोकस से। अब हमारा लास्ट वाला रूल्स क्या था दोस्तों, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण से परावर्तित हो जाती है, ये बात आप लोगों ने पढ़ चुका। तो इसको भी हम लोग पीछे ले जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पीछे जैसे ही ले गए तो एक कांटा कहाँ है बच्चों,
P और F के बीच में। यानी दोस्तों इसका मतलब इसकी अगर स्थिति आकार प्रकृति बताने जाएं, स्थिति आकार प्रकृति, स्थिति आकार प्रकृति, तो आप देख सकते हैं स्थिति कहाँ पर है, P व F के बीच, P व F के बीच। और आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा हो गया। उसके बाद हमारा प्रकृति कैसा है दोस्तों, अब आप बता सकते हैं दोस्तों कि आभासी, आभासी है, लास्ट में सी आया तो सीधा, यानी आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। चलिए दोस्तों बिना समय को गवाते हुए फिर से इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं उत्तल दर्पण का केवल 2 उपयोग बताता हूं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तो अब हमारा होने वाला है लास्ट टॉपिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है दोस्तों कि उत्तल दर्पण का उपयोग। हम लोगों ने उत्तल दर्पण से इमेज बनाना सीख लिया, तो अब हम सीखने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य दर्पण के रूप में मतलब दोस्तों आप देखे होंगे कार में बैठा व्यक्ति या कहीं ट्रक चलाने वाला व्यक्ति यदि बैठा है तो उसको बैक साइड देखने के लिए एक मिरर लगा होता है। तो वो जो मिरर होता है दोस्तों वो उत्तल दर्पण होता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों उत्तल दर्पण क्यों होता है, क्योंकि यह हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यदि आपका जवाब हो या आपका प्रश्न हो कि सर जी अवतल क्यों नहीं यूज किया गया है, दोस्तों यदि अवतल यूज किया जाता तो अभी आपने देखा कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में वस्तु यदि आप आगे पीछे बढ़ा रहे हैं तो उसका उल्टा सीधा या ध्रुव और फोकस के बीच में आएगा तभी सीधा बनेगा, नहीं अन्यथा उल्टा बनेगा, जिससे क्या होगा ड्राइवर भ्रमित हो सकता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, सदैव क्या बनता है, या तो मुख्य फोकस में बनेगा और आप कहीं भी रख दिए तो उसमें क्या होगा कि मतलब कि उसमें क्या होगा कि उस छोटा ही प्रतिबिंब आपने देखा था कि मतलब कि हमने बनाया था तो ये हुआ हमारा फोकस, और इसे और यहाँ से जब मतलब प्रकाश की किरण गई यहाँ पे गई, यहाँ से हम लोग यहाँ भेज दिए और उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे भेजे हैं यहाँ तक तो हम क्या करेंगे पीछे ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर काटी है, P और F के बीच में ही है, वस्तु से छोटा बना है। मेरा मतलब ये था दोस्तों, मैं आपको किस प्रकार समझाऊं ये मैं चाहता था। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु का आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक बढ़िया से बनेगा प्रतिबिंब, कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी बड़ा बन जाए कभी छोटा बन जाए जिस वजह से ड्राइवर भ्रमित हो जाए। ऐसा नहीं होता है, कब, जब हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अब हमारा क्या है, बाजारों के गलियों में लगे स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों में लगे हुए लाइट का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, अभी आपने देखा कि ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो जब भी प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे इसमें भी प्रकाश की किरण आ रही है, आपने देखा तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये फैला दे रहा है प्रकाश की किरण को। आप देख रहे हैं फैला दे रहा है। आपने देखा था यदि हम इन लोगों को कहीं पीछे केंद्रित करें तो आपको लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरणें फैलती हुई जा रही हैं। तो जब हम गलियों में लगे जो लाइट होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, जैसे उस पर उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ से निकलने वाला प्रकाश जब इस पर पड़ेगा फैल देगा, इस पर पड़ेगा फैल जाएगा। तो ये बड़े किरण पुंज के रूप में बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा ये लास्ट टॉपिक था। तो अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।